अरे मेरा बच्चा, तुम तो बहुत छोटी हो और जबरदस्ती तुम्हें मेरी बीवी बनाया गया है, लेकिन मैं भी रहम नहीं करूंगा तुम पर। सनावर शाह ने वनी में आई 16 साला ईशल के जबड़े को दबोच कर नफरत से बेड से नीचे फेंका। पर प्लीज मुझे नहीं मारना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, ईशल सिसकते हुए बोली। मगर वो बेरहम पूरी रात इससे अपना हक वसूल करता रहा, साथ इसे अजियत देता रहा। सुबह वो नींद बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी थी। सनावर ने इसके ऊपर से कंबल हटाया तो बेड पर हर जगह बिखरा हुआ इसका तपती धूप में चटाइयों पर बैठे गरीब लोग सामने बैठे जरगे की मुहावसों की तरफ देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर इज़्तिराब था। सबसे ज्यादा परेशान कुल्लू और इसका बेटा थे। इन्हें अब शाह साहब के फैसले का इंतजार था। जमीन पर बैठे सभी लोगों की नजरें मूसा शाह पर ही थी, जो अभी सोच विचार कर रहे थे कि मामले को कौन सा रुख दिया जाए। हर तरफ पहले से भी ज्यादा खामोशी छा गई, क्योंकि अब मूसा शाह बोलने लगे थे। कुल्लू, तुम्हारे बेटे ने हमारे मुलाजिम को मारा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मूसा शाह ने ये कहा तो कुल्लू का बेटा थर थर कांपने लगा। 18 साल का जवान लड़का ऐसे कांप रहा था कि जैसे इसे बेइंतहा सर्दी लग गई हो। वैसे तो नवंबर का महीना था, लेकिन सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और किसी को भी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि इतनी ज्यादा धूप में किसी किसी को तो पसीने भी आ रहे थे। लेकिन कुल्लू का बेटा तो इसे सर्दी महसूस कर रहा था कि जैसे इसका खून जम जाएगा। इससे कत्ल तो हो गया था, बेशक जाने अनजाने में ही, लेकिन ये गांव का असूल था कि कत्ल का बदला कत्ल ही लिया जाता था, या फिर एक दूसरी सूरत थी जिसे लोग बड़ी मुश्किल से कबूल करते थे। लेकिन कुल्लू इस दूसरी सूरत के बारे में सोच कर बैठा था। जावेर इसका इकलौता बेटा था, वो अपने बेटे को यूं गंवाना नहीं चाहता था। मूसा शाह अब भी बोल रहा था, सभी लोग सुन रहे थे। कुल्लू और इसके बेटे की आंखों से आंसू निकल रहे थे और जरगे से 15-20 मिनट की मुसाफत पर एक कच्चे मकान में दो औरतें बैठी दुआएं मांग रही थी कि फैसला इनके हक में हो जाए। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक खुशफहमी थी। सनावर शाह भी वहीं पर बैठा अपने बाप के फैसले का इंतजार कर रहा था। वो मुलाजिम इसका खास मुलाजिम था जो अब जिंदगी की बाजी हार बैठा था। वो भी कुल्लू के बेटे के हाथों से। सनावर शाह का दिल चाह रहा था कि कुल्लू के बेटे की गर्दन उड़ा दे, लेकिन इसे अपने बाप के फैसले का इंतजार था। मूसा शाह सारे मामलात बयान कर रहे थे कि किस तरह कुल्लू के बेटे ने इनके मुलाजिम को मारा है, और वो भी रात के अंधेरे में। दरअसल रात के अंधेरे में हवेली का मुलाजिम डेरे पर कुत्तों को रोटी डालने के लिए जा रहा था। किस्सा कुल्लू का बेटा भी अपने कच्चे मकान से बाहर निकल आया। इसके हाथ में एक छड़ी भी थी। वो जब भी रात को घर से बाहर निकलता था तो यही इसकी सिक्योरिटी होती थी। वो अपने हाथ में छुरी जरूर रखता था, क्योंकि गरीब का बेटा था, कोई असलहा तो इसके पास था नहीं। और वैसे भी आजकल गांव के हालात ज्यादा ठीक नहीं थे। अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और फिर एक आदमी इससे टकराया तो वो बिना सोचे समझे इस पर छुरी चिल्ला बैठा, और इस वक्त ही मुलाजिम की गर्दन से खून का फवारा फूट गया और वो मासूम 17 साल का अब्दुल्ला बर्फ की तरह जम गया। इसी वक्त लोग भी वहीं पर जमा हो गए। गांव वालों के घर करीब करीब ही थे। हर कोई जानता था कि कुल्लू का बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी भी जानबूझकर किसी का कत्ल नहीं करेगा। लेकिन कत्ल हो चुका था और इसका बदला चुकाना था। मूसा शाह के कहने पर अब कुल्लू हाथ बांध कर खड़ा हो गया था। हतमी फैसला सुनाने का वक्त आ गया था। कुल्लू, तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया है हमारे मुलाजिम का। वो हमारे मुलाजिम नहीं बल्कि हमारे बेटे की तरह था। इसने अपनी आंख भी हमारी हवेली में खोली थी। इसकी माँ हवेली पर तड़प रही है। इसने मुझसे कहा था कि मैंने इसके बेटे के कातिल को नहीं छोड़ना, और तुम ये भी जानती हो कि कत्ल का बदला कत्ल है। इससे जावियार को आगे करो। आज से इसे अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। मूसा शाह ने कत्ल के अलावा दूसरी सूरत का जिक्र ही नहीं किया था, और ये सब सुनकर कुल्लू का जिस्म सर्दी की वजह से अकड़ गया। वो तो दूसरी सूरत मानने को बिल्कुल तैयार खड़ा था, लेकिन इसे तो दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया था। इसलिए वो भी बेटे की तरह बेइंतहा खौफ महसूस करने लगा था।
फैसला सुनाने के बाद मूसा शाह ने जावियर को उठाया तो वो खड़ा हो गया। वो इससे पूछना चाह रहे थे कि क्या वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसकी जुबान गंग हो गई थी। इससे एक लफ्ज भी अदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मौके पर ही सभी लोग जमा हो गए थे और इसे कत्ल करता हुआ देख लिया था। सभी जानते थे कि मूसा शाह इंसाफ करते हैं। वैसे कहने को तो वो इसका मुलाजिम था, लेकिन वो ऐसे इंसाफ कर रहे थे कि जैसे हवेली का ही कोई फर्द हो, और सभी लोग ये जानते थे कि इंसाफ होगा। नाइंसाफी वाली तो गांव में कोई बात ही नहीं थी। यह अलग बात थी कि औरतों पर जुल्म हो जाता था, वो भी मर्दों की लड़ाई में। और अब इस जुल्म के बारे में कुल्लू सोच रहा था, जिसका इसे ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। सरकार, कुल्लू के मुंह से बस इतना ही निकला कि सभी लोग कुल्लू की तरफ देखने लगे। बोलो कुल्लू, क्या बात है? क्या तुम्हें इस फैसले पर कोई एतराज है? वैसे तुम्हें एतराज होना तो नहीं चाहिए। तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया है और तुम जानते हो कत्ल का बदला कत्ल ही होता है। मूसा शाह ने एक मर्तबा फिर से कत्ल के अल्फाज दोहराए तो जावियर की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। सरकार, मैं दूसरी सूरत जानता हूँ। जैसे कुल्लू ने कहा तो हर तरफ सन्नाटा फैल गया। लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। सब हैरान खड़े थे कि वो कैसे दूसरी सूरत अपने मुंह से कह रहा है। लोग तो मानते नहीं थे, बल्कि अपने बेटों को कत्ल करवा देते थे, लेकिन दूसरी सूरत नहीं मानते थे, क्योंकि दूसरी सूरत में बेटों को वनी करके बेच दिया जाता था। और अब कुल्लू अपने मुंह से दूसरी सूरत मांगना चाह रहा था। कुल्लू, मैं समझ गया हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अब्दुल्ला की माँ तुम्हारी बेटी का क्या करेगी? इसका तो कोई दूसरा बेटा ही नहीं है जिसके लिए वो तुम्हारी बेटी को वनी करके जाए। इससे जावियर को खत्म करना होगा। मूसा शाह ने आखिरी फैसला सुनाया तो कुल्लू ने इनके सामने हाथ जोड़ लिए, बल्कि आगे बढ़कर इनके पैर भी पकड़ लिए। सरकार, मैं अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूं। खुदारा मुझ पर रहम करें। मेरा इकलौता बेटा है, अगर ये चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। कुल्लू ने मूसा शाह के पैर पकड़े हुए थे। मूसा शाह को बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। अब्दुल्ला इनके बेटे की तरह था। कुल्लू, तुम्हें अपना बेटा तो इकलौता लगता है, इस सकीना माई का बेटा इकलौता नहीं लगता तुम्हें? इसकी तो दूसरी कोई औलाद ही नहीं। चलो, तुम्हारी बेटियां तो हैं। मूसा शाह वैसे तो रहम दिल आदमी थे, लेकिन फैसले के वक्त में न जाने इनका रहम कहाँ चला जाता था। वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनते थे। सरकार, सब कुछ आपके हाथ में है। आप सकीना माई से मशवरा कर लें, शायद वो मान जाए। जैसे कुल्लू ने कहा तो हर तरफ से आवाजें आना शुरू हो गईं कि कुल्लू को एक मौका दिया जाए। गांव के सभी लोगों को हवेली वालों से ज्यादा हमदर्दी कुल्लू और इसके बेटे से थी। मूसा शाह कुल्लू की बात सुनकर खामोश हो गए थे। वो अपने इर्द गिर्द बैठे दोनों छोटे भाइयों से मशवरा करने लगे थे। इन्होंने बेटे से मशवरा मांगा भी नहीं था, वो भी बिल्कुल खामोश बैठा था। फिर जरगा यहीं पर मंसूख कर दिया गया और 2 दिन बाद का वक्त रखा गया। आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग वहीं से चले गए। अब सिर्फ और सिर्फ डेरे के मालिक रह गए थे। जिरगा डेरे पर लगाया जा रहा था। बाबा साईं, मैं तो कहता हूँ कुल्लू के बेटे को उठवा ले। मैं अब्दुल्ला का बदला लेकर रहूंगा। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा जिगरी दोस्त था। हमने बचपन साथ गुजारा है, जवानी में भी इसने मेरा साथ दिया। मैं अपने दोस्त के कातिल को ऐसे नहीं जाने दूंगा। सनावर शाह गुस्से से पागल हो रहा था। अब्दुल्ला सिर्फ हवेली का मुलाजिम नहीं, इसके बचपन का जिगरी दोस्त था, और अब वो चला गया था। वो साये की तरह एक दूसरे के साथ चिपके रहते थे, मगर अब इसका साया इससे जुदा हो गया था। बस कर दो सनावर, ये हमारा मसला नहीं है। सकीना माई इसका फैसला करेगी। जैसे सनावर ने सुना तो फौरन ही डेरे से बाहर निकल आया और अपनी लैंड क्रूजर में बैठकर हवेली की तरफ रवाना हो गया। अभी वो जा ही रहा था कि अचानक से इसकी निगाह सामने से आती हुई एक लड़की पर पड़ी, जो रास्ते के बीचों बीच अपने सर पर घास का गट्ठा उठा रही थी। वो बार बार हॉर्न बजा रहा था, मगर इससे कोई होश नहीं था। वो मासूम पतली सी लड़की गोरी रंगत को धूप में चमकाती हुई आ रही थी कि गाड़ी में बिल्कुल इसके करीब पहुंच गई, मगर फिर भी इसे कोई होश नहीं था। न जाने वो कहाँ गुम थी। सनावर शाह तो वैसे गुस्से से पागल हो रहा था। ये हरकत देखकर तो मजीद गुस्से में आ गया और गाड़ी रोक दी। सनावर गाड़ी से नीचे उतरकर नीचे आ गया था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बीच रास्ते में चलती हुई आ रही हो। अगर तुम्हें गाड़ी से कुचल देता तो फिर मुझ पर कत्ल का इल्जाम लग जाता। क्या तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली है खुदकुशी करने के लिए? वो एकदम से भड़क उठा था। वो मासूम सुरमई आंखों के साथ इस खूबरू शहजादे को देख रही थी,
जो पिछले हफ्ते ही अमेरिका से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आया था। इससे कौन नहीं जानता था, सनावर शाह को तो पूरा जहां जानता था। वो हवेली का इकलौता वली अहद था, मूसा शाह का इकलौता बेटा और हवेली का वारिस। मूसा शाह के बाकी दोनों भाइयों की औलादें नहीं हुई थी, इसलिए वली अहद का रुतबा सनावर शाह को मिल गया था। साईं, मैं तो रास्ते पर जा रही थी, मैंने नहीं देखा कि आपकी गाड़ी आ रही है। लड़की ने नजरें झुकाकर कांपती आवाज के साथ कहा तो सनावर को मजीद गुस्सा आ गया। भंग पी रखी है क्या तुमने? मुझे नहीं पता कि गांव की औरतें भी नशा करने लगी हैं। हटो मेरे रास्ते से, वरना गाड़ी से कुचल दूंगा। वो गुस्से में आकर कह रहा था और वो इसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर हैरान हो रही थी कि शहर का पढ़ा लिखा लड़का ऐसी बातें भी कर सकता है। वो तो समझती थी कि जो शहर चला जाता है इससे शऊर तमीज आ जाता है, और इससे भी शऊर तमीज आ गया था। लेकिन इस वक्त वो बेइंतहा गुस्से में था, इसलिए ही ऐसी बातें कर रहा है। वो फौरन एक तरफ होने लगी तो सनावर इसे देखने लगा। पाँव में पहनी हुई चप्पल टूटने के करीब थी और सर पर इतना ज्यादा वजन उठाए वो हसीना अब आगे चलती जा रही थी। वो भी अपनी लैंड क्रूजर में बैठा था। वो सोच रहा था कि गांव में भी इतनी खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। अगले लम्हे इसने अपने ख्यालात को झटक दिया। न जाने कौन थी और क्यों मरने का शौक लेकर आ रही थी। वो खुद कलामी कर रहा था। वो नहीं जानता था कि वो कौन है। और फिर वो गाड़ी भगा ले गया और आखिरकार हवेली पहुंच गया। हवेली में जाते साथ ही इसने सकीना बुआ के नाम की आवाजें लगाना शुरू कर दी। वो ड्राइंग रूम में बैठ चुका था। मुलाजमत सकीना बुआ को ढूंढ रही थी। जब से इनके बेटे की मौत हुई थी वो कहीं कोनों खुदरों में रोती हुई मिलती थी, और आखिरकार 5-10 मिनट बाद सकीना बुआ को ढूंढ लिया गया। जी छोटे साईं, आपने मुझे बुलाया। वो नजरें झुकाए हाथ बांधे इस बच्चे के सामने खड़ी थी जिसे इसने इसकी माँ के बगैर पाल पोस कर जवान किया था, लेकिन कभी भी इसे अपना बेटा नहीं माना था। हमेशा खुद को इसकी मुलाजमा और दासी ही माना था। वो इन्हें अपनी माँ समझता था, इसलिए इन्हें अपने साथ बैठने का कह दिया तो सकीना बुआ घबरा गई। नहीं छोटे साईं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। बड़े साईं को अच्छा नहीं लगता कि मैं ऊपर बैठूं, मैं नीचे बैठ जाती हूँ। ये कहते साथ ही वो सनावर के कदमों में बैठ गई तो सनावर की आंखें नम हो गईं। जब से इसने होश संभाला था तो सकीना बुआ को ही अपनी माँ समझा था, और आज इसकी माँ इसके कदमों में बैठी थी। और ये सनावर शाह को मंजूर नहीं था। इसका जहन बिल्कुल भी गांव के लोगों की तरह दकियानूसी और पसमानदा नहीं था। लेकिन क्या करता, ये मामला ही ऐसा हो गया था, इसलिए वो कत्ल के बदले कत्ल ही चाहता था। वो एक हफ्ता पहले तो अमेरिका से वापस आया था और अभी तक इसने अब्दुल्ला के साथ सही तरीके से बातचीत भी नहीं की थी। वो पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त से मिला था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिनों के लिए। और अब अब्दुल्ला सबको छोड़कर चला गया था। वो जल्दी से नीचे उतरा और सकीना बुआ को दोनों हाथों से पकड़कर अपने साथ सोफे पर बिठा दिया। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी नसें झुकाए बैठी थी। बुआ, मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि जब बाबा आपसे पूछेंगे कि आपका क्या फैसला है तो आपने क्या जवाब देना है। सकीना बुआ बेचारी हैरान नजरों से छोटे शाह को देख रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, मगर वो जुबान से कुछ नहीं बोली थी। और आखिरकार सनावर ने सकीना बुआ को सारी बात समझा दी और वो समझ भी गई। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि आखिरी वक्त में इनका फैसला बदल जाएगा। 2-2.5 घंटे बाद सभी लोग डेरे से वापस आ गए तो एक मर्तबा फिर से सकीना बुआ को अदालत में खड़ा किया गया। इस बार मूसा शाह ने सकीना को बुलाया था। सकीना माई, तुम्हारी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। तुम्हारा बेटा कत्ल हुआ है, मैं इसके कातिल को ऐसे तो नहीं बख्शूंगा, लेकिन अब फैसला तुम पर है। तुम वनी चाहती हो या फिर इस लड़के का कत्ल? जैसे मूसा शाह ने कहा तो ड्राइंग रूम में हर तरफ सन्नाटा छा गया। हवेली के सभी लोग वहीं पर बैठे थे और अब सबको सकीना बुआ के जवाब का इंतजार था। कोई भी नहीं जानता था कि मूसा शाह इससे पहले अकेले में बात कर चुके हैं। बड़े साईं, मैं वनी चाहती हूँ, मैं कत्ल नहीं चाहती। मेरा बेटा कत्ल हो गया है। मैं माँ हूँ, मैं इसकी माँ का दर्द समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी और का बेटा कत्ल हो, क्योंकि बेटे तो सभी के सांझे होते हैं। सकीना बुआ के मुंह से सारी बात सुनकर सनावर हक्का बक्का बैठा था। कुछ देर पहले ही इसने सकीना बुआ को समझाया था कि आपने कत्ल के बदले कत्ल मांगना है, और अब वो बिल्कुल ही उल्टा बोल रही थी। 1 मिनट के लिए तो सनावर को ऐसे लगा कि शायद वो इसकी बात समझी नहीं थी, मगर वो गलत समझ रहा था। वो इसकी बात समझ गई थी, लेकिन मानी इसके बाप की बात थी
और इस मामले के पीछे एक लंबा राज था जो सकीना बुआ को भी मालूम नहीं था। बड़े शाह ने इसे सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि तुमने वनी तलब करनी है, और किसी के लिए ये भी इन्होंने समझा दिया था, लेकिन अभी तक वो ये बोल नहीं पाई थी। सकीना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम वनी का क्या करोगी? तुम खुद गरीब हो, खुद हवेली में रहती हो, इस लड़की को कहां से खिलाओ पिलाओगी? जब तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं तो तुम लड़की का क्या करोगी? मूसा शाह प्लान के तहत बात कर रहे थे। सकीना नजरें झुकाए इनके सामने खड़ी थी। साईं, अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। जैसे सकीना ने कहा तो सब लोग और भी ज्यादा पुरतजस्सुस हो गए कि आखिर सकीना माई क्या कहना चाहती है। बोलो सकीना, ज्यादा पहेलियां मत बुझवाओ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फैसला आज कल में ही करना है, परसों तो दोबारा से जड़गा लगना है। मूसा शाह इसे जल्दी जवाब देने का कह रहे थे और इसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। हवेली के सभी बाशिंदों के सामने इतनी बड़ी बात कहना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इससे बड़े शाह का हौसला था कि इसलिए वो ये हिम्मत कर रही थी। बड़े साईं, मैं छोटे साईं को अपना बेटा समझती हूँ। बीबी जी के जाने के बाद मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर पाला था। मैं चाहती हूँ कि आज छोटे साईं मेरे बेटे होने का फर्ज अदा करें। मैं इन्हीं के लिए कुल्लू की बेटी को वनी बनाकर लाना चाहती हूँ। सकीना ने झुकी झुकी नजरों और कांपती हुई आवाज के साथ कहा तो हर कोई इतना हैरान हुआ कि किसी को यकीन ही नहीं आया कि सकीना ऐसी बात भी कर सकती है। दूसरी तरफ सनावर बिल्कुल हैरान बैठा था। इसे पता नहीं था कि ये इसके बाप की चाल है, मगर वो इतना हैरान और परेशान बैठा था कि मुसलसल नफी में सर हिलाने लगा, लेकिन जुबान से इनकार न कर पाया क्योंकि वो इसकी माँ के बराबर थी और अब अपने दूध का कर्ज मांग रही थी। मुझे मंजूर है, मैं कुल्लू की बेटी को वनी बनाकर लाऊंगा और अपनी माँ की बात को पूरा करूंगा। सनावर शाह के फैसले पर इसके दोनों चचा और चचियां मुंह में उंगलियां दबाए रह गए। भाई साहब, आप ये ठीक नहीं करें। हम एक कमी कमीन की बेटी को हवेली की बहू नहीं बना सकते। ईसा शाह बड़े भाई के सामने जुबान चला रहे थे। बस कर दो ईसा, जो फैसला हो गया सो हो गया। आज सकीना माई ने अपने दूध का कर्ज मांगा है। मेरा बेटा इतना भी बेशरम नहीं कि माँ के दूध का कर्ज ना चुका सके। सकीना माई बिल्कुल हैरान बैठी थी कि आखिर बड़े सरकार को हो क्या गया। वो क्यों एक कमी कमीन की बेटी को अपनी बहू बनाना चाह रहे हैं। वो नहीं जानती थी कि एक बड़ा मामला है जो बेटे और बाप में चल रहा था, जो अब सकीना माई के बेटे के कत्ल की वजह से खत्म हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग वहां से उठकर चले गए। सिर्फ और सिर्फ सकीना माई और मूसा शाह बाकी रह गए थे। साईं, आपसे एक और बात पूछूं? सकीना माई ने जुबान खोली तो मूसा शाह ने इससे पहले खामोश करवा दिया। सकीना, हमारे दरमियान जो बात हुई थी समझो कि हुई नहीं है। मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से वो बात ना सुनूं और ना ही कभी तुम मुझसे इस बात का जिक्र करोगी। सकीना माई के बोलने से पहले मूसा शाह ने इसकी जुबान बंद कर दी थी, इसलिए ही वो फौरन वहां से निकल गई। वो जानती थी कि वो इस वक्त बेइंतहा गुस्से में बैठे हैं। वो और तो कुछ नहीं जानती थी, बस इसके पास एक ही बात थी कि इन्होंने ही इसे ये सब कहने का कहा है, और वो जानती थी कि वो किसी के सामने भी जुबान नहीं खोल सकती। बस वो पूछना चाहती थी कि आखिर इन्होंने ये सब क्यों किया, लेकिन पूछ ही नहीं पा रही थी और अब अपने काम पर लग गई थी। थोड़ी देर के अंदर ही रात का खाना खाया गया और एक मर्तबा फिर से सब लोग इकट्ठे हो गए थे, मगर कोई भी नहीं बोल रहा था। फरवा बेगम के चेहरे पर भी तो बेइंतहा गुस्सा था। वो अपनी भांजी को देवर की बेटी से ब्याहना चाहती थी, मगर अब तो ये मामला ही खत्म होता महसूस हो रहा था। लेकिन इन्होंने सोच लिया था कि वो वनी में आई हुई लड़की को एक ना एक दिन इस घर से निकाल देंगी और फिर अपनी मर्जी करेंगी। वो नहीं जानती थी कि वो कभी भी अपनी मर्जी नहीं कर पाएंगी। खुदा ने कुछ और ही सोच रखा था। ये रात यूं ही गुजर गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि सनावर शाह की आंख खुल गई। इससे ठंडे पसीने आ रहे थे। 2 साल पहले का वाकया इसके जहन पर छाने लगा था। इसका दिल चाह रहा था कि अभी के अभी जाए और सकीना माई से माजत कर ले कि वो ये शादी नहीं कर सकता, लेकिन क्या करता। दोस्त का बदला भी लेना था और दूध का कर्ज भी चुकाना था। इससे वो एक मर्तबा फिर से सोने की कोशिश करने लगा, मगर इसे नींद न आई। आखिरकार सुबह भी हो गई। सुबह के करीब ही इसकी आंख लगी थी और फिर जब इसकी आंख खुली तो दोपहर के 12:30 बज रहे थे। वो फ्रेश होकर नीचे पहुंच गया। हवेली में खवातीन के अलावा और कोई भी नहीं था। मर्द हजार डेरे पर चले गए थे।
वैसे तो जिरगा आज नहीं बल्कि कल होना था, लेकिन आज ही सारे गांव में ये बात फैल गई कि क्या फैसला हो चुका है। बस अगले दिन फैसला सुनाया जाना था। कुल्लू के घर में तो हर तरफ खुशी का सामा था कि इसके बेटे की जान भी बचने वाली थी, और दूसरी तरफ इसकी बेटी का नसीब भी इतना अच्छा होने वाला था कि वो हवेली की बहू बनने वाली थी। लोग इस पर रश कर रहे थे, लेकिन वो 16 साला ईशल कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। वो इस इंसान को पहले भी देख चुकी थी, और वो भी इतने ज्यादा गुस्से में। वो जानती थी कि हवेली के सभी लोग ही घमंडी और नकचिरे हैं। वो अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। भाई की जान बचाने के लिए इसे कड़वा घूंट पीना पड़ा, और आखिरकार कल का दिन भी आ गया। पूरा गांव सूरज की रोशनी में बैठा फैसले का इंतजार कर रहा था, और फिर जब ये फैसला सुनाया गया तो हर किसी को यकीन आ गया। पहले सब समझ रहे थे कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन अब फैसला हो चुका था। 2 दिन बाद कुल्लू के घर हवेली से बारात जानी थी। वो भी पूरी धूमधाम के साथ। ये बात सनावर को पसंद नहीं आई थी, लेकिन मूसा शाह का यही फैसला था। वो अपने दिल के अरमान इस तरह से निकालना चाह रहे थे जो वो पहले नहीं कर पाए थे, और इसके लिए इन्होंने 2 साल इंतजार भी किया था, और अब भी कोई खातिर ख्वाह जवाब बेटे की तरफ से नहीं मिला था। लेकिन अब सब कुछ इनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। हवेली में भी तैयारियां अपने उरूज पर थी। दोनों देवरानियों को हैरानी थी कि आखिर इनके देवर को हो क्या गया है। वनी में आने वाली लड़की के लिए क्यों इतनी ज्यादा तैयारियां करवा रहे हैं। कोई भी नहीं जानता था कि बाप और बेटे के दरमियान आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि मूसा शाह को ये सब करना पड़ गया। 2 दिन गुजरते तो पता भी नहीं चला था, और आज वो दिन था जब इस मासूम सी 16 साला ईशल ने हवेली में कदम रखा था। निकाह कुल्लू के घर पर हुआ था, और अब ईशल वनी की सूरत में सनावर शाह की दुल्हन बनकर हवेली आ चुकी थी। वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सकीना माई ने ही इसे सनावर शाह के कमरे में बिठाया था। अभी दोपहर का वक्त था, और वो डेरे से वापस नहीं आया था। निकाह के बाद वो सीधा डेरे पर चला गया था। वो ये सब कर तो चुका था, मगर अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और फिर शाम तक वो डेरे पर ही बैठा रहा। पर जब शाम को हवेली से मुलाजिम इसे बुलाने के लिए आया तो इससे जाना ही पड़ा। सब लोग खाना खा रहे थे। वो पहुंचा तो वो भी सबके साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद सभी लोग उठकर ड्राइंग रूम में पहुंच गए तो वो भी वहीं पर पहुंच गया। सब लोग हैरान बैठे थे कि आखिर वो अपनी दुल्हन के पास क्यों नहीं जा रहा, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इससे कोई बात कर पाते। और फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब वो बाप बेटा ही बैठे थे, और फिर बाप के कहने पर इसे वहां से उठना ही पड़ा। अभी वो सीढ़ियां ही चढ़ा था कि इसके कानों में सकीना माई की आवाज पड़ी, तो फौरन से इसने पीछे देखा तो सकीना माई इसके बाप के पास पहुंची हुई थी। वो दोनों ना जाने क्या बात कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरते हुए पिलर के पीछे पहुंच गया। इन दोनों ने ऐसे नहीं देखा था। सकीना, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हम दोनों के दरमियान जो बात हुई है वो तुमने किसी से भी नहीं करनी, चाहे सनावर तुमसे जितना भी पूछे कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है। तुमने मेरा नाम नहीं लेना। तुम समझ गई हो ना, वरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मूसा शाह ने सकीना माई से कहा तो सनावर हक्का बक्का बाप की तरफ देखने लगा। वो 1 मिनट के अंदर ही समझ गया था कि ये सारी कारस्तानी इसके बाप की है। इससे कंट्रोल ना हुआ और वो फौरन वहां पर पहुंच गया और सकीना माई को वहां से जाने का कह दिया। तो मूसा शाह हैरान हो गए। बेटा, मैंने तुमसे दुल्हन के पास जाने को कहा था, तुम दोबारा से क्यों वापस आ गए? वो आराम से बोल रहे थे। वो नहीं जानते थे कि वो सब कुछ सुन चुका है। बाबा साईं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? क्या आपकी कोई दुश्मनी थी मुझसे? वो गुस्से में बात कर रहा था, और वो भी पहली मर्तबा इसके एक जुमले ने मूसा शाह को भी ये समझा दिया कि वो सब कुछ सुन चुका है। बेटा, आराम से इधर बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो इससे बैठने का कह रहे थे, मगर वो यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया था, बल्कि इनसे पूछने के लिए आया था। बाबा साईं, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, आपने क्यों किया ये सब? वो गम और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ कह रहा था। मूसा शाह अपनी कुर्सी से उठे और हाथ पकड़कर इसे भी अपने पास वाली कुर्सी पर बैठा दिया। बेटा, मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। 2 साल पहले का वाकया मुझे नहीं भूला तो तुम्हें क्या खाक भूला होगा। बस इसलिए मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी में बेटे के सर पर सेहरा सजा देख लो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो बनी में आई है, अब तो तुम्हारी बीवी है। इस तरह तुम माजी की घुटन को भुला दोगे। वो इसे समझा रहे थे।
सनावर शाह सब कुछ सुन रहा था मगर बेइंतहा गुस्से में बैठा था। बाबा साईं, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप जानते हैं मैं सोफिया के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। ये बात कहते हुए इसकी आवाज भी कांपी थी। वो नहीं जानता था कि वो आज ही सोफिया के साथ बेवफाई कर लेगा। बेटे को समझाने के बाद इन्होंने बड़ी मुश्किल से इसे बहू के कमरे में भेजा। वो वहां पर आ चुका था। चेहरे पर घूंघट डाले 16 साल लड़की थर थर कांप रही थी। वो नहीं जानता था कि घूंघट के अंदर वही हसीना है जो घास का गट्ठा उठाकर इसकी गाड़ी के सामने आई थी। वो गया और इसका चेहरा देखने के लिए इसके चेहरे को घूंघट से आजाद किया और इसका पहला दीदार करने लगा। वो इसे देखकर बिल्कुल हैरान हो गया था। वो 1 मिनट में ही पहचान गया था कि ये वही घास के गट्टे वाली लड़की है। 1 मिनट के लिए तो वो इसे देखता रह गया। वो इतनी ज्यादा हसीन लग रही थी। वो पहले से हसीन थी लेकिन आज हवेली का रवायती जेवर और कपड़े पहनकर वो आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। कुछ देर तो इसे देखता रहा लेकिन जैसे ही सोफिया की याद इसके ज़हन पर हमलावर हुई तो वो पीछे होकर बैठ गया और फौरन ही बेड से उतरकर बालकनी में आ गया। वो सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा था। सनावर, हम शादी कब करेंगे? अचानक से इसके कानों में सोफिया की आवाज गूंजी। वो साथ में अपनी मुस्कुराहट भी। जब मेरी जान कहेगी हम तब शादी करेंगे। अगर कहती हो तो अभी कर लें। वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि आज इनकी मोहब्बत यहीं पर खत्म हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि अगले साल हम शादी कर लें, तब तक मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी, सोफिया कह रही थी। और 2 साल बाद सनावर शाह बालकनी में खड़ा सुन रहा था। अगर एक्सीडेंट में सोफिया की जान न गई होती तो आज तक इनकी शादी भी हो चुकी होती, मगर ऐसा नहीं हुआ था। वो चली गई थी और इसके जाने के बाद वो भी इस सब से दूर भागने के लिए अमेरिका चला गया था और इसने अपने बाप से कहा था कि वो जिंदगी में कभी भी शादी वाला रिश्ता नहीं बनाएगा। इसी वजह से मूसा शाह ने ये तरीका आजमाया था। इसे हर चीज पर गुस्सा आ रहा था लेकिन बार बार इस मासूम का चेहरा भी आंखों में लहरा रहा था। 1 मिनट के लिए इसे लगा कि वो आज अपना हक वसूल कर ही लेगा, क्योंकि जब सोफिया रही नहीं थी तो फिर क्या बेवफाई और क्या वफा। वो इसी वक्त सिगरेट को बालकनी में फेंकता हुआ कमरे के अंदर आ गया। वो अभी बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी और वो इसके बिल्कुल करीब आ गया और इसका हाथ पकड़ लिया। अरे मेरा बच्चा, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम्हें जबरदस्ती मेरी बीवी बना दिया गया है, लेकिन मैं भी तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही इसने इसे मजीद करीब कर लिया तो वो मासूम थर थर कांपने लगी। इसकी धड़कनें तेज हो रही थी और इसके करीब जाकर सनावर शाह को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ अजीब महसूस कर रहा। वो भी इसके हाथों को खानदानी कंगों से आजाद कर रहा था। इसके बाद इसने इसके माथे पर झूलती हुई बिंदिया को भी हटा दिया और अब वो दुपट्टे के बगैर बिल्कुल इसके सामने बैठी थी। लंबे बाल कमर पर झूल रहे थे। मेकअप भी चेहरे पर मौजूद था मगर तमाम जेवरात उतार दिए गए थे। वो इससे जेवरात से आजाद कर चुका था। 1 मिनट के लिए फिर से सोफिया की याद इसके जहन के पर्दे पर लहराई तो वो बेइंतहा गुस्से में आ गया। वो इस मासूम के जबड़ों को अपनी मजबूत हाथ से पकड़ लिया और फिर इसे घसीटता हुआ बेड से नीचे ले आया। वो नई नवेली दुल्हन भी हैरान थी कि आखिर इस इंसान को हो क्या गया है। कभी प्यार मोहब्बत से इसके जेवरात उतारता है तो कभी इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके जहन में हजारों सवालात आ रहे थे मगर किसी का भी जवाब इसके पास नहीं था। प्लीज, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, मुझे मत मारना। वो जमीन पर बैठी इसके सामने हाथ जोड़े हुए थी और वो इसके सर पर खड़ा चिल्ला रहा था। माननी तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगी। तुम्हारी ये औकात नहीं कि तुम मेरी बात को टाल सको। मोहब्बत फिर से हवा हो गई क्योंकि अभी तक मोहब्बत की जड़ें मजबूत नहीं हुई थी। सिर्फ 1-2 बार दीदार से वो इसके दिल में थोड़ी बहुत जगह तो बनाने लगी थी, वो भी सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से। लेकिन एक मर्तबा फिर से सोफिया इस पर हावी हो गई थी और वो हर चीज भुलाकर इस पर फट पड़ा था। फिर वो भी इसके पास जमीन पर बैठ गया और हाथों से इसका चेहरा एक मर्तबा फिर से दबोचने लगा। आंखों से निकलते हुए आंसू गाल से होते हुए सनावर शाह के हाथ तक पहुंच गए थे, मगर इसे कोई परवाह नहीं थी। वो अब भी इसके जबड़े को सख्ती से थामे बैठा था और फिर इसे अपनी बाहों में उठाकर दोबारा से बेड पर पटक दिया तो वो कठपुतली की तरह इसके सामने बैठी थी और वो जो भी चाहे इसके साथ कर सकता था। दिल दिल में वो अपने आप को दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। इसे एक ऐसा शख्स मिला था जो ज़हनी तौर पर बीमार था और वो भी
यही सोच रही थी कि कोई ज़हनी तौर पर सेहतमंद इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसका मूड तो पल में तोला और पल में माशा हो रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो किन हालात से गुजर आए। वो इसके निकाह में थी, वो इस पर पूरा हक रखता था। वो जानता था कि वो आज ही अपना हक वसूल कर लेगा। न जाने वो किसको अजियत देना चाह रहा था। इस सब से वो सबसे ज्यादा अजियत खुद को ही दे रहा था। और फिर इसने इस मासूम से अपना हक वसूल कर लिया और सारी रात इसे तड़पाता रहा। और फिर यूं ही सुबह भी हो गई। वो नींद बेहोशी की हालत में पड़ी थी कि सनावर की आंख खुल गई। इसने इसके ऊपर से कंबल हटाया तो हर तरफ इसकी कांच की चूड़ियां टूटी हुई थीं, जो सनावर ने इन्हें उतारी थी। और अब वह चूड़ियां बेड पर बिखरी हुई थीं। वो ईशल के बेदाग चेहरे को तकने लगा था। ईशल की आंख खुली तो वो बेड पर इसके करीब ही लेटी हुई थी। इसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। ईशल का सारा जिस्म दर्द से चूर हो रहा था। दिल चाह रहा था कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन वो जानती थी इसका निकाह कोई आम निकाह नहीं है। वो बनी करके लाई गई है और वो यहाँ से भाग नहीं सकती थी। अब इसे यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारनी थी। वो बेड से उठने लगी तो इसने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे बेड पर पटक दिया। वो नहीं जानती थी कि वो जाग रहा है। इसे बेड से उतरता हुआ देखकर न जाने क्यों इसका हाथ आगे बढ़ गया था। साईं छोड़े मुझे, मैं ना नहाने के लिए जाना है। इसने कांपती हुई आवाज के साथ अपनी फरियाद इसके सामने रखी तो न जाने क्यों सनावर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मासूम एक मर्तबा फिर से इसके दिल पर कब्जा करने लगी थी। सनावर शाह को खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो चाहता क्या है। तो मेरी इजाजत के बगैर इस बेड से उठ नहीं सकती, समझे तुम, वरना मैं तुम्हारा राज से भी बुरा हशर करूंगा। सनावर शाह ने मायनी खेज अंदाज में कहा तो ईशल की आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो रात वाला हाल दोबारा नहीं चाहती थी, इसलिए बेड से टेक लगाकर बैठ गई। वो आंखें मूंदे हुए बेड के साथ टेक लगाए हुए इससे खौफ महसूस हो रहा था। वो इस शहजादे के चेहरे पर नजर नहीं डाल सकती थी, मगर सनावर इसे ही देख रहा था। सुरमई आंखें अब बंद थीं, खुले बाल उलझे हुए थे, कुछ आगे को थे तो कुछ पीछे को। और फिर जब वो उसे देखकर थक गया तो वहां से उठकर चला गया और 15 मिनट के अंदर ही बाथरूम से नहा धोकर वापस आ गया और अभी वहीं पर बैठी थी और इससे बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। तो वो सर पकड़कर बैठ गई। इसने कहा था कि वो इस बेड की इजाजत के बगैर नहीं उतर सकती। और जब वो दोपहर को वापस आया तो तब भी वो बेड की इसी साइड पर बैठी थी जहां पर वो इसे बैठाकर गया था। इसे देखकर न जाने अब भी क्यों वो मुस्कुराने लगा था। इसने दरवाजा बंद कर दिया था। अरे पागल, तुम अब तक यहीं पर बैठी हो, नहाई नहीं और ना ही कपड़े चेंज किए। वो कोट की जेब से मोबाइल निकालते हुए मसरूफ से अंदाज में बोला तो वो आंखें उठाकर इसकी तरफ देखने लगी। साईं, आपने तो कहा था कि मैंने आपकी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं हिलना। मैं आपका इंतजार कर रही थी, इसने कोयल जैसी मीठी आवाज के साथ कहा तो सनावर के कानों में इसकी आवाज रस घोलने लगी। जाओ और चेंज कर लो, इसने बिना इसकी तरफ देखे हुए कहा था। इसे महसूस हो रहा था कि इसने कुछ ज्यादा ही अजियत दे दी और फिर वो वहां से उठकर चली गई। और जब नहाकर मेहरून कलर का शलवार कमीज पहनकर गीले बालों के साथ बाहर आई तो मोबाइल फेंक कर सोफे से उठ खड़ा हुआ और की कमर में हाथ डालकर खड़ा हो गया। वो शीशे के सामने खड़ी थी। वो इससे कहना चाहती थी कि हट जाए, लेकिन जुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। वो इसकी गर्दन पर हाथ रख के इसका चेहरा ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऊपर नहीं देख रही थी। सनावर को इसके दिल की हालत महसूस हो रही थी। इसकी धड़कन इसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी और ईशल भी इसकी धड़कनों से नावाकिफ नहीं थी। वो तो हैरान खड़ी थी कि आखिर इस पत्थर दिल का भी दिल धड़कता है। इस एक लम्हे ने सनावर को यह समझा दिया था कि वो अब अपने आप को मजीद अजियत नहीं देगा। जब सोफिया रही नहीं तो वो किसके लिए मातम मना रहा है। जो होना था हो चुका था। अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। ये सिर्फ और सिर्फ ईशल की खूबसूरती की वजह से हुआ था। वो इसे चाहने लगा था। इसके साथ एक रात गुजारने के बाद वो इतना तो समझ गया था कि वो इससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएगा। ड्रेसिंग टेबल के सामने से सनावर ने खुद ही कंघा उठाया और इसके लंबे गीले बालों में कंघा करने लगा। वो हक्का बक्का खड़ी थी। ऐसे लग रहा था कि अभी वो इसके बाल नोच लेगा। वो ऐसे ही तो करता था। मोहब्बत के दौरान न जाने कब इस पर नफरत का हमला हो जाता था, कुछ खबर नहीं लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। बालों में कंघा हो चुका था। वो अब ड्रायर उठाकर इसके बाल खुश करने लगा था।
یہ سارا کچھ ایشل کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. وہ تو اسے پہلی نظر میں پسند کر بیٹھی تھی. جس دن وہ گاڑی سے اتر کر اسے ڈانٹنے لگا تھا، لیکن اس دن اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، اور آج وہ شامل ہو چکی تھی. بال خشک کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے وہ چین نکالی جو صوفیا کے جانے کے بعد وہ ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتا تھا. اب وہ چین ایشل کی گردن کی زینت بن چکی تھی. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کے کنارے پر بٹھا چکا تھا اور خود اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. سناور کو ایشل کے چہرے پر ڈھیروں سوال نظر آ رہے تھے. کیا ہوا ایشل، کیا تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے آرام سے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی. تو اس نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا تو وہ ایک مرتبہ پھر سے اوپر دیکھنے لگی تھی. بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ ورنہ ایسے کہہ بیٹا تھا. وہ بیچاری ڈر گئی تھی اور اس کے چہرے پر خوف دکھائی دینے لگا تھا. ڈرو نہیں، بتاؤ کیا بات ہے، سناور نے ایک مرتبہ پھر سے کہا تو وہ بھی بولنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ وہ محبت بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا. سائیں مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی اور اب خود ہی خود پر غصہ کر رہی تھی کہ آخر اس نے زبان کھولی کیوں. اس کی بات پر سناور کہہ لگا کر رہ گیا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں تمہیں میری سمجھ نہیں آتی؟ کیا میں کوئی پہیلی ہوں؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستا جا رہا تھا. اس سے 12 برس چھوٹی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے چہرے پر معصومیت سجائے یہ سوال کر بیٹھی تھی اور وہ ہنستا جا رہا تھا. اس نے اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی. اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی تھی اور پھر اگلے لمحے اس نے ساری کہانی بتا دی. اس نے یہ کہا تھا کہ کہیں آپ کیسے برتاؤ کرتے ہیں اور کبھی غصے میں آ جاتے ہیں. اس کی بات سن کر وہ سیریس ہو گیا تھا. وہ اتنی جلدی اس سے اپنے ایسے معاملات نہیں بتانا چاہتا تھا. اسٹیج سے لے کر باہر پہنچ گیا تو اس کے دونوں چچیوں کو آگ لگ گئی. وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھے، لیکن وہ آگے بڑھ گیا تھا. انہوں نے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھایا تھا اور پھر وہ اسے لے کر گاڑی میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا. وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز شہر سے کرنا چاہتی تھی. گاؤں میں رہ کر اسے زیادہ سکون نہیں مل رہا تھا. اسے ماضی زیادہ یاد آتا تھا. وہ شہر والے گھر پہنچ چکا تھا. وہ کچن میں کھڑی کافی بنا رہی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. وہ کافی بنانے کا سامان اس سے دے کر گیا تھا اور اب وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا. 5 منٹ کے بعد جب وہ آیا تو وہ بالکل ویسے کی ویسی کھڑی تھی. بس ایک کپ میں کافی پاؤڈر ڈلا ہوا تھا. یہ کیا، تم نے ابھی تک کافی نہیں بنائی؟ وہ اچانک سے آیا تو وہ گھبرا گئی. مجھے کافی بنانا نہیں آتی. وہ اب بھی اس سے ڈر رہی تھی. اب بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر وہ کیسا انسان ہے. اس کی معصومیت پر وہ مر مٹا تھا. میں تمہیں کافی بنانا سکھاتا ہوں. اس نے اسے کمر پر سے پکڑ کر سلیب پر بٹھا دیا اور خود اس کے پاس پہنچ گیا. سناور نے اس کے گھٹنے پر اپنے بازو رکھے ہوئے تھے اور ساتھ میں کافی بناتا بھی سکھا رہا تھا. ایشل کو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے. شاید کوئی اسے دکھ ہے جو اسے ہر وقت اچھائی نہیں کرنے دیتے. کافی بنانے کے بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے تھے. ایشل کافی نہیں پی رہی تھی. اس نے ایک گھونٹ پیا تھا. اسے کافی بہت کڑوی لگ رہی تھی اور اس نے اس بات کا ذکر سناور سے بھی کیا تھا اور وہ ہنستا جا رہا تھا. وہ 2 سال بعد کھل کر ہنس رہا تھا. آخرکار وہ کھانا کھا کر بیڈ روم میں پہنچ گئے. وہ اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے سونے لگی تو اس نے اس کی طرف والا لیمپ آن کیا اور اسے اپنے قریب کر دیا. بیگم صاحبہ، آپ نے مجھ سے اجازت لی ہے سونے کی. آپ جانتی ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا. اس بار اس نے بات تو وہی کی تھی لیکن لہجے میں نرمی اور پیار چھپا تھا. وہ بھی مسکراتے ہوئے خود کو اس کے قریب کر گئی. اب ایشل کا سر سناور کے بازو پر تھا اور وہ اسے اپنی ماضی کی تلخیوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کس وجہ سے وہ کبھی کبھی سخت ہو جاتا ہے. اس کی کہانی سن کر ایشل کو بھی لگا کہ واقعی میں وہ کیوں ہر وقت اتنا غصہ کر جاتا ہے. سائیں میں صوفیا تو نہیں بن سکتی لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو خوش رکھوں. جب ایشل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنی معصوم لڑکی اتنی بڑی جسارت کیسے کر سکتی ہے. وہ دونوں اب ایک دوسرے میں کھو گئے تھے. وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا. انہیں اب شہر میں رہتے ہوئے تقریباً 15 سے 18 دن ہو چکے تھے. ان کی زندگی دن بہ دن خوشگوار ہوتی جا رہی تھی. ایشل پلیز، تم نے یہی ساڑی پہننی ہے. مجھے نہیں پتا تمہیں پہننے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں. وہ بلیک کلر کی ساڑی اس کے لیے لایا تھا اور آج اسے اپنے دوست کے ہاں دعوت میں لے کر جانا چاہ رہا تھا.
لیکن وہ ساڑی نہیں پہن رہی تھی، اسے طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے ساڑی پہنائی اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی میک اپ کر رہی تھی۔ وہ بھی اس کی مدد کروا رہا تھا کیونکہ اسے میک اپ کرنا نہیں آتا تھا۔ اور پھر جب وہ مکمل طور پر تیار ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور آنکھوں میں اس کی نظر اتارنے لگا اور کالا ٹیکا بھی اس کے کان کے پیچھے لگا دیا۔ سائیں آپ سے ایک بات کروں، آپ تو بالکل گاؤں کی عورتوں کی طرح، یہ نظر وزر کچھ نہیں ہوتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کے کندھے پر اپنے لب ٹکا گیا تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری محبت کو کسی کی نظر لگے۔ اور کس نے تم سے کہہ دیا کہ نظر نہیں لگتی؟ نظر لگ جاتی اور میں تمہیں کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں نمی تھی۔ ایشل بھی سمجھ گئی کہ وہ کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ وہ صوفیہ کو کھو چکا تھا، اب اسے نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے صوفے پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایشل نے اس کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بڑے پیار سے سہلا رہی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی تیار ہو گیا اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لینڈ کروزر میں بیٹھ کر گھر سے باہر نکل آئے۔ سناور کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے ایشل کے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا۔ ایشل کا سر بھی اس کے کندھے پر تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، دعوت رات میں تھی، اب ان کی منزل کو آنے میں 15-20 منٹ کا وقت لگنا تھا اور وہ وقت بالکل تنہا ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے والے تھے۔ اور بے شک ان کی تنہائی میں محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ محبت ان کے درمیان آ چکی تھی اور جب درمیان میں محبت آ جائے تو پھر کچھ بھی آنے کی